ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी दिक्कत है यार ये इस समय। तो चलो इस दिक्कत को संग में ख़त्म करते हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग वे में, जल्दी से फटाफट। यहाँ पर मैं आपको जैसे समझाने वाला हूँ ना, चैप्टर आपको समझ के मज़ा आ जाएगा, इसलिए कि एक स्टोरी की तरह बिल्कुल पढ़ते जाएंगे। मेरे ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने एनसीईआरटी की लाइन्स लिखी हैं यार। देखो आपको मैं उनको ही नोट्स की तरह पढ़ाने वाला हूँ, आपको ऐसा मज़ा आएगा ना, आपको एनसीईआरटी इसके बाद देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने वीडियो देख लिया छोटा सा, तो बस आप समझो ये चैप्टर आपको आ गया। तो देखो भाई, ग्लोबलाइजेशन, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो उस समय क्या था, प्रोडक्शन सिर्फ एक ही कंट्री में होता था। जो कंट्री के बाहर आती जाती थी चीज़ें, तो वो होती थी रॉ मटेरियल्स या फूड के आइटम्स हो गए या फिनिश्ड गुड्स होते थे, ठीक है। और उस समय सिर्फ ट्रेड ही ऐसा रास्ता था जिससे बाकी सारी कंट्रीज हमारी आपस में कनेक्टेड होती थी। बट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एमएनसीज आ गई, यानी मल्टीनेशनल कंपनी। और फिर जो प्रोडक्शन हुआ ना, वो मल्टीपल कंट्रीज़ में होने लगा। तो देखो अभी हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। अभी सिर्फ मैंने आपको जो बुक में आपके पहले लिखा था वो आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन से पहले क्या कंडीशन थी, अब बाद में क्या है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। देखो एमएनसीज क्या होती हैं। एमएनसीज आर लार्ज कंपनीज डेट ओन और कंट्रोल ऑफिसेज इन मल्टीपल नेशन। दे सेट अप ऑफिसेज इन, ठीक है, एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज सो दे कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। तो बेसिकली एमएनसीज क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनके ऑफिसेज एक से ज़्यादा कंट्री में होते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों करती हैं, वो ऐसा इसलिए करती हैं जिससे कि उन्हें कम कॉस्ट पर अपना काम करवा सके वो लोगों से, ठीक है, या उन्हें कम कॉस्ट पर अलग अलग कंट्री से रिसोर्सेज मिल सके। तो आपको यहाँ पर समझ आई कि दे सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। तो वो उन रीजन्स में अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं जहाँ पर उन्हें कम कॉस्ट में लेबर मिल सके और वो अपने रिसोर्सेज भी ले सकें, और उससे उन्हें क्या होगा, वो ज़्यादा फ़ायदा कमाएगी। फ़ायदे पर तो दुनिया ही टिकी है सर। अब आगे चल, देखो अब ना प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज होने लगा है एमएनसीज के आने की वजह से। जैसे आप समझिए कि कोई कंट्री है, तो उसने अपना रिसर्च सेंटर मान के चलिए यूएसए में डाला, और उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में डाली, ठीक है। इंडिया में क्यों डाली सर, क्योंकि यहाँ पर चीप रिसोर्सेज हैं, लेबर है चीप। असेंबलिंग यूनिट उसने मैक्सिको में डाली, क्योंकि वहाँ से वो डायरेक्टली मार्केट में दे सकती है, यूरोपियन मार्केट्स में ट्रांसफ़र कर सकती है। तो फिर वो अपना बढ़िया तरीके से पूरा काम कर सकती है, और इस पूरे प्रोसेस में उसने 50 से 60% ना अपनी कॉस्ट भी रिड्यूस कर ली होगी, ठीक है। मतलब उसको फ़ायदा ही फ़ायदा, पैसा ही पैसा बाबू भैया वाली कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। तो ये होता है हमारा एमएनसीज के साथ। अब देखो, प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स वेज। अब जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो कम्प्लेक्स वेज में हो रहा है, एक रास्ता नहीं है, कई रास्तों से हो रहा है। तो देखो, गुड्स एंड सर्विसेज अब तो पूरे देश भर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखो पहले तो एक ज़माना था कि सिर्फ एक ही कंट्री में बनते तो बिकते थे, फिर ज़माना आया कि एक ही कंट्री में बनने लगे और पूरी दुनिया भर में बिकने लगे। पर अब ज़माना आ चुका है कि पूरी दुनिया भर में ही बनते हैं, पूरी दुनिया भर में ही बिकते हैं। वो कैसे सर, एमएनसीज की मदद से। अब देखो एमएनसीज ने मान के चलो चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट डाल दिया। क्यों डाला सर, वहाँ पर उन्हें चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन मिल जाएगी इसलिए। फिर उन्होंने ईस्ट यूरोप में अपना डाल दिया मार्केट का काम। तो वहाँ से क्या है, यूरोप का सारा मार्केट बहुत पास है, जैसे कि वो आसानी से सारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंडिया में उन्होंने सर कॉल सेंटर वाली सुविधा डाल दी, या और भी जो सर्विस प्रोवाइडिंग, ठीक है, थिंग्स थी, तो वो उन्होंने इंडिया में उसका प्लान डाल दिया। वो क्यों डाला सर, यहाँ पर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग यूथ मिल जाएगी, स्किल्ड इंजीनियर्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिन पर कोई काम नहीं है, तो वो इनका काम कम पैसों में भी कर सकते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने ऐसा क्यों करा, अलग अलग कंट्रीज़ में क्यों, तो देखो इन्होंने इसलिए करा क्योंकि इन्हें अपना पैसा बचाना था। चाइना में पैसे बचाए जगह से, यहाँ पैसे बचाए मार्केट के डिस्टेंस से, और यहाँ पैसे बचाए लेबर की तनख्वाह से। तो देखो ये होता है कि अब एमएनसीज का तरीका। तो बेसिकली दिस प्रोसेस रिड्यूसेस द कॉस्ट, ठीक है। इंटरलिंकिंग, अब देखो पहले यहाँ पर आपको समझ आ गया कि अब प्रोडक्शन ना अक्रॉस कंट्रीज हो रहा है। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज, बहुत ही सारे रास्तों से प्रोडक्शन हो रहा है। अब हम समझते हैं सर कि ये लोग प्रोडक्शन को इंटरलिंक कैसे करते हैं, अक्रॉस कंट्रीज़ में संभालते कैसे हैं, या मतलब कहीं पर यानी प्रोडक्शन दूसरी कंट्रीज़ में जाके करना है तो उसे करते कैसे सर, ये तो ये अपनी कंट्री में। अब आप ही से बोले कोई कि हाँ भाई चलो अमेरिका में जाके रहने लगो, अरे ऐसे कैसे रह ले, पहले वहाँ घर लेना पड़ेगा या बनवाना पड़ेगा या जगह देखनी पड़ेगी, इतनी सारी चीज़ें। तो देखो वही हम यहाँ देखने वाले हैं। पहले भी तो एमएनसी किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ फैक्टर्स को देखती है। तो देखो वो फैक्टर्स क्या है, एमएनसी कंसीडर कि इट इज़ क्लोज टू मार्केट, क्या ये जगह मार्केट से पास है, या मतलब मार्केट इसके पास है कोई अच्छा। इज़ देयर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, वहाँ पर हमें लेबर मिल जाएगी सस्ते दामों पर, या वहाँ पर हमारी अवेलेबिलिटी है जो भी हमें और चीज़ें चाहिए अपने प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, वो सब है। और फिर अंत में हमारी एमएनसीज देखती हैं गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट कैसी है वहाँ की, क्या वो हमारा ध्यान रख रही है, कि मतलब हमारी अगर पॉलिसीज़ हैं, टैक्स वहाँ पर कम है, हम पर ज़्यादा कानून ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है,
तो फिर इन सब बातों को देखकर एमएनसी किसी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने जाती हैं। तो जब ये बातों से वो अश्योर्ड हो जाती हैं, तो हैविंग अश्योर्ड ऑफ दीज कंडीशंस एमएनसी इन्वेस्ट इन कंट्रीज़। ठीक है, अब मेन मुद्दा आता है कि एमएनसी इंटरलिंक कैसे करती हैं, जोड़ती कैसे हैं। तो देखो, या किसी भी कंट्री में जाके काम करती कैसे हैं, तो देखो उसके 3 रास्ते होते हैं। 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या होता है कि एमएनसी वहाँ पे किसी बसी बसाई कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लेती है। कोलैबोरेशन मतलब पार्टनरशिप में काम कर लेती है। अब इससे क्या होता है कि वो उसको ना नई नई टेक्नोलॉजीज़ ला कर देगी, उसे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देगी। तो इससे क्या होता है, लोकल कंपनी को भी फ़ायदा होता है और एमएनसी को भी फ़ायदा होता है कि उसे वहाँ पे जाके पूरा अपना जगह दे के प्लांट नहीं लगाना पड़ेगा, वो डायरेक्टली पैसे कमाना शुरू कर सकती है। ठीक है, अब देखो यही वहाँ लिखा है कि दे सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज़। क्यों? तो देखो यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं लोकल कंपनीज़ को भी। पहले लोकल कंपनी के बेनिफिट देखें तो उन्हें मनी मिल जाती है एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि एमएनसी उन्हें पैसा देती हैं। फिर उन्हें एमएनसी अपने संग नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आती हैं जो कि प्रोडक्शन के लिए होती है, तो इससे लोकल कंपनी को भी हमारा फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, अब अगर हम बेनिफिट टू एमएनसी की बात करें तो उन्हें एक पार्टनर मिल जाएगा। ठीक है, विच कैन हेल्प देम वेरी मच। तो अगर आप सोचिए, आप दिल्ली गए घूमने, अब आपको अगर कोई आपका रहने वाला मिल जाता है, रिलेटिव मिल जाता है, तो आपके लिए कितना फ़ायदा हो जाता है। देखो, रहने खाने का तो सीधी बात बोले तो खर्च बच जाएगा। ठीक है, और एक तरीके से वो आपको आसानी से घुमा भी देगा ना यार। आप वहाँ पे जानते नहीं हो कि कौन सी मेट्रो कहाँ उतरेगी, तो वो आपको सब काम करा सकता है। सारे मिनिस्टर से वो बिल पास करा लेगा। ठीक है, लोकल कंपनी वाला सब कुछ करा लेगा आसानी से, आपको इतना दिमाग मारने की ज़रूरत ही नहीं बचेंगे। तो ये हमारे कुछ फ़ायदे होते हैं जब हम प्रोडक्शन जॉइंटली करते हैं लोकल कंपनीज़ के साथ। अब जो दूसरा रास्ता होता है वो होता है सबसे राजाओं वाला रास्ता। क्या? कि सीधे लोकल कंपनीज़ को ख़रीद लो, जो कि इनकी बेसिकली कहें तो नस्ल में होता है, मतलब इनके खून में ही है एमएनसी के, कि ये क्या करती हैं, जहाँ भी जाती हैं वहाँ की छोटी मोटी कंपनीज़ को ख़रीद लेती हैं और फिर अपने नाम से प्रोडक्शन करती हैं। अब देखो, इससे भी इन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा है। इससे फ़ायदा क्या है कि इन्हें वहाँ पर जाके कुछ भी नहीं करना है, सीधे बस पैसे देके कंपनी खरीदनी है। वो कंपनी में जैसे काम चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, बस तुम्हें तो प्रॉफिट आएगा, वो आएगा तुम्हारे पास। अब तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारा। तो देखो, एमएनसी के बाद ना बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो इसलिए एमएनसी तो ऐसा कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल है पराग फूड्स का। पराग फूड्स एक बाहर की कंपनी थी जिन्होंने इंडिया के कारगिल फूड्स को खरीदा। अब देखो, इससे क्या हुआ ना कि कारगिल फूड्स एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी थी इंडिया में, जिसके कई सारे स्टेशन थे, मतलब फैक्ट्रीज थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, बहुत बड़ा काम था। तो अब वो सब हमारे पराग फूड्स का हो गया। पराग फूड्स को जमा जमाया सब कुछ मिल गया। अब उसे ना नए कस्टमर्स बनाने, कुछ नहीं बनाना, बस उसे उसको चलाना है आगे। ठीक है, उसने कुछ प्रॉफिट पर कारगिल फूड्स को ये कंपनी ले ली होगी उससे। ठीक है, अब देखो एमएनसी ने ऐसा इस क्यों किया। तो बाय दिस दे कैन कट डाउन टेडियस वर्क ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और या हम कहें तो सेटिंग अप लोकेशंस, फैक्ट्री लेबर और पासिंग द बिल्स। ठीक है, एक्सेट्रा, दे कैन डायरेक्टली स्टार्ट अर्निंग। तो बेसिकली उन्होंने इससे ये जो फालतू बने का काम होता है ना, कि पहले वहाँ पे जाके भाई पूरी बिल्डिंग बनवाओ, 4-5 साल तो उसी में लग जाएंगे, फिर उसमें काम करना है, सेटअप करो, तो वो सब इन्होंने कहा छोड़ो, हम सीधे पैसे दे के भी काम कर सकते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं इनका तीसरा तरीका। वैसे ये इनका सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला तरीका। अब देखो, तीसरा तरीका क्या होता है, एमएनसी इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर गुड्स विद लोकल प्रोड्यूसर्स। तो बेसिकली जो बड़ी बड़ी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो छोटे छोटे लोकल प्रोड्यूसर को ऑर्डर प्लेस कर देती हैं अपना काम करवाने के लिए। मान के चलिए नाइक है, बहुत बड़ी स्पोर्ट आइटम की कंपनी है, तो वो हमारे यहाँ आई किसी भी सिटी में, और वहाँ पर जो होम में वर्कर्स काम कर रहे हैं या जिनके पास कोई ढंग से काम नहीं है, या जो कोई छोटी मोटी, बहुत ही छोटी मोटी फैक्ट्री है, ठीक है, हम एक अच्छी कंपनी की भी बात नहीं कर रहे अभी, तो उसको ये लोग ऑर्डर दे देते हैं कि हाँ तुम हमारे लिए फ़ुटबॉल बना देना, हाँ तुम हमारे लिए जूते बना देना। और फिर उसको क्या करते हैं, तो जब ये लोग हमारे लोकल प्रोड्यूसर बना देते हैं, तो फिर ये चीज़ें इनको एमएनसी को दे देते हैं, और फिर एमएनसी उन पर अपना ठप्पा लगा के या लोगो लगा कर उनको अपने नाम के नीचे बेचती हैं। तो देखो, इसलिए कहते हैं ब्रांड के पीछे इतना कभी पागल नहीं होना चाहिए यार। देखो, वो भी हमारे यहाँ के हाथों से ही बन रहा है। तो अगर आप अपनी बुक में देखेंगे, उसमें आपको एक फ़ोटो देखा गया जिसमें कुछ औरतें अपनी नाइकी फुटबॉल बना रही हैं, स्टिच कर रही हैं उसे। तो देखिए कितने कम, मतलब हमारा उन्हें मिलती होगी सैलरी, और हमसे लोग कितने ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं एक एक कंपनी की चीज़ के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो क्या है इनके पास, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं सर। अब सोचो, एक मल्टीनेशनल कंपनी आई, उसने किसी स्मॉल प्रोड्यूसर को दिया, वो बना रही है, फिर वो क्वालिटी भी चेक कर रहे हैं उसकी, ठीक है, उसको डिटरमाइन भी कर रहे हैं, लेबर की कंडीशंस भी देख रहे हैं। तो ये सब वो कैसे करते हैं। तो देखो, एमएनसीज पर ना बहुत ट्रेमेंडस पावर होती है। कोई भी एक कंपनी एमएनसी ऐसे ही नहीं बन जाती। एमएनसी यानी बहुत बड़ा शब्द है, मल्टी नेशनल कंपनी। तो इनके पास इतना पैसा पावर होती है जिससे ये लोग सब कुछ चेक कर सकते हैं, क्वालिटी, डिलीवरी, लेबर की कंडीशंस क्या हैं, तो वो सब आराम से ये लोग देख सकते हैं। कुछ कंपनीज जिसमें ये ज़्यादा हो रहा है, तो वो है गारमेंट की, फुटवियर की, स्पोर्ट्स आइटम की। ठीक है, तो जहाँ पर ये लोग अपना ऑर्डर दे देते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, फिर वो भेज देते हैं और फिर ये अपने नाम के नीचे बेचते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड यानी कि
बाहर का मार्केट अंदर आया। ठीक है, मतलब हम अब दूसरी कंट्री में जाके अपने गुड्स बेच सकते हैं, दूसरी कंट्री वाले हमारी कंट्री में आके अपने गुड्स बेच सकते हैं। तो देखो भाई, इससे प्रोड्यूसर्स और बायर्स को दोनों को ही अलग अलग फ़ायदे हैं। तो देखो, प्रोड्यूसर्स के लिए क्या है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट से बाहर जा सकें। डोमेस्टिक मार्केट यानी अपने कंट्री के मार्केट से बाहर जा सकें। ठीक है, दूसरा फ़ायदा ये है कि अब वो अपनी कंट्री के बाहर वाले मार्केट में जाकर अपने गुड्स बेच सकते हैं। ठीक है, अब पहले तो सिर्फ अपनी कंट्री में बेच सकते थे, लेकिन जब अपनी कंट्री से बाहर जाएंगे तो जैसे अब मान के चलिए, अब हम इंडिया में अब फॉरेन ट्रेड होता है तो बाहर की अमेरिका से, चाइना से चीज़ें यहाँ आती हैं बेचने के लिए। ठीक है, या इंडिया की चीज़ें वहाँ जाती हैं बेचने के लिए, तो ये सब प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होता है। अब अगर हम बात करें बायर्स की, तो देखो बायर्स को ना सीधे सीधे जब इम्पोर्ट होता है ना गुड्स का, तो उससे उनके लिए चॉइसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब वो सिर्फ अपने देश में बनाई हुई चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं। अब देखो, जब चीज़ें बढ़ी तो कंपटीशन हुआ, कंपटीशन होता है तो फिर क्या होता है, प्राइसेस रिड्यूस होती हैं। वो कहते हैं ना, हमेशा दो की लड़ाई में तीसरा जीतता है, तो तीसरा फ़ायदा उठाता है। तो वही यहाँ है कि लड़े दोनों प्रोड्यूसर और फ़ायदा हुआ हमारे बायर्स को, उनके लिए प्राइस कम हो गई तो उन्हें मज़ा आ जाता है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब होता है। अच्छा, प्रोड्यूसर को यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस होती है, क्योंकि देखो वो यहाँ पर आके प्लांट भी डाल सकते हैं, सारा काम वो अपना कर सकते हैं, बहुत चालू होते हैं प्रोड्यूसर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारे फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में। सिर्फ यही है आपकी बुक में जो आपको मेन पढ़ना है, और कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो देखो, ऐसे ना फॉरेन ट्रेड क्या करता है, डिफरेंट कंट्रीज़ के मार्केट को आपस में कनेक्ट करता है। अब आप ही सोचो, जब एक कंट्री से प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जाएगा तो उससे क्या होगा, चॉइसेस एक्सपेंड हो जाएंगी प्रोडक्ट की, और फिर कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइसेस भी थोड़ी थोड़ी सिमिलर ही हो जाएंगी। तो यानी देखो ना कि एक मार्केट के गुड का दूसरी मार्केट के गुड पर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन नहीं, इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, मिल रहे हैं दोनों आपस में। और फिर आप ही सोचो कि अब जो इन दोनों ही गुड्स के प्रोड्यूसर्स होंगे, वो दोनों चाहे आपस में कितने ही किलोमीटर मील्स दूर हों, ठीक है, हज़ारों मील दूर, ठीक है, 7 समुंदर पार हो, तब भी वो दोनों आपस में ऐसा क्लोज कंपटीशन लड़ रहे होते हैं जिसका हमने सोचा भी नहीं होता है। तो इसलिए हमारा हम कहते हैं कि फॉरेन ट्रेड रिजल्ट करता है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी में दिया था, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक एग्जांपल था आपकी एनसीईआरटी में, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए, एग्जांपल ऑफ चाइनीज़ टॉयज़। तो देखो, ये क्या एग्जांपल था, ग्लोबलाइजेशन को लेकर था। अब इंडिया में ना क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर तो देवर सोल्ड एट हाई प्राइसेस बाय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पर जो हमारे यहाँ के जो लोग थे, टॉयज़ बनाते थे, वो लोग उन्हें आज खूब ज़्यादा दामों पे बेचते थे। लेकिन जब चाइना के मैन्युफैक्चरर यहाँ आए ना, तो उन्होंने अपने गुड्स बहुत लो प्राइस पे बेचना शुरू करा। अब देखो, हमारे यहाँ वालों को नहीं पड़ता खाता था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा लेबर लगती थी, या उनके पास नहीं थे वो मेथड जिससे उनका ज़्यादा पैसा खर्च होता था, इसलिए वो कम दाम में नहीं बेच सकते थे। बट चाइना वालों के पास ऐसी टेक्निक थी, वो कम में बेच सकते थे। ठीक है, तो अब इंडिया के बायर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ठीक है, अब हम जो लेने वाले हैं, तो भाई देखो, चाहे कुछ भी है, ठीक है, इंडिया मेरी कंट्री है, चाइना अलग कंट्री है, बट जब आदमी के पास पैसे की बात आती है ना, तो देखो पैसे सबके बहुत प्यारे होते हैं, और पैसे के लिए आदमी सब कुछ करता है। तो इसलिए पैसे की बात आई तो वो लोग भी फिर चाइनीज़ टॉयज़ को ही चूज़ कर लेते थे ओवर द इंडियन टॉयज़। अब इससे क्या हुआ कि इंडियन प्रोड्यूसर्स का जो मार्केट था ना, वो बहुत ही रिड्यूस हो गया। ये लोग कम्पीट ही नहीं कर पाए चाइनीज़ टॉयज़ के चक्कर में। ठीक है, संग, क्योंकि वो बहुत ही कम प्राइस के थे, न्यू डिज़ाइन थी, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गए मार्केट में। अभी हम इसकी पता है कहाँ देखेंगे, अब जब आप ग्लोबलाइजेशन के बाद एक लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब आपको मैं इसकी इंपॉर्टेंस वहाँ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तब तक आप इसको बस दिमाग में रखना अभी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है ग्लोबलाइजेशन। तो देखो, MNCs आर इन्वेस्टिंग। अब देखो, पहले बात समझते हैं। अब 20-30 सालों से MNCs क्या कर रही हैं, अलग अलग मतलब कंट्रीज़ को सर्च कर रही हैं, ऐसी कंट्रीज़ को जहाँ पर उन्हें प्रोडक्शन बहुत ही लोअर प्राइसेस पर पड़ सकता है, यानी चीप हो सकता है। ठीक है, तो फिर MNC उन कंट्रीज़ में अब इन्वेस्ट करती हैं, तो MNCs को क्या कहते हैं, संग ही संग हमारा फॉरेन ट्रेड भी उन कंट्रीज़ में बढ़ जाता है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्लांट आएगा, तो भाई फॉरेन ट्रेड भी तो होगा, दूर बाहर की चीज़ें बिकेंगी आकर हमारी कंट्री में, तो फॉरेन ट्रेड भी बढ़ता है। अब इसका पता क्या इफेक्ट होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा, ठीक है, तो फिर हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज़, जो हम वो भी ऊपर पढ़ के आ रहे थे फॉरेन ट्रेड में, कि सर जब बाहर की चीज़ें आती हैं तो कंपटीशन होता है, एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, दोनों के प्रोड्यूसर आपस में कंपटीशन लड़ते हैं, तो फिर वही होता है, इंटीग्रेशन होता है मार्केट का और प्रोडक्शन का अक्रॉस कंट्रीज़। अच्छा, एक और बात बता दूँ कि फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़, ठीक है, क्या है, एजेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। फॉरेन ट्रेड कहें या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहें, ये सब एजेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो आप ये बता सकते हैं।
तो जब हमारा इंटीग्रेशन हुआ ना मार्केट ऑफ प्रोडक्ट अक्रॉस कंट्रीज का, इसे ही हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन होना। अब देखो ग्लोबलाइजेशन सीधी भाषा में क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन वो एक प्रोसेस है रैपिड इंटीग्रेशन का, इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो कुछ कुछ फॉरेन ट्रेड से ये सिमिलर है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पर ये डिपेंडेंट है। फॉरेन ट्रेड हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, उसी के चक्कर में तो हो रहा है, क्योंकि ये दोनों इसके एजेंट है। तो मतलब आपको इस डेफिनेशन को बस याद कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। अब देखो आगे चलते हैं। देखो ग्लोबलाइजेशन ना एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है, वैसे तो अभी आपको छोटी सी रेफरेंस पढ़नी पर एक बड़ा कंसेप्ट है। अब इससे पता है क्या है, दुनिया क्लोज आती है। क्लोज कैसे आती है सर, एक दूसरे के गुड्स बेच सकते हैं एक दूसरी कंट्रीज़ में, वो लोग जान सकते हैं दूसरे कंट्री में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हमारी कंट्री में कैसा चल रहा है काम धंधा, तो वो सब वो लोग देख सकते हैं। और देखो मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ठीक है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज सबका एक्सचेंज हो रहा है, हमारी सब एक एक कंट्री आपस में अदला बदली कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग सेल बाय ये सब कर रहे हैं। बाकी इनके संग संग ना मूवमेंट ऑफ पीपल्स भी हो रहा है बिटवीन कंट्रीज़ में। अब ये क्यों हो रहा है सर, तो ये होता है भाई, देखो तुम्हें पता ही है हमारे यहाँ का आदमी सीधे कहाँ भगता है, अमेरिका यूएस, आए है वहाँ जॉब करेंगे, अलग ही पैसा आएगा, एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी होगी, बढ़िया एजुकेशन है, सब कुछ है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा आदमी वहाँ जाता है, पर अब इस समय नहीं जा पा रहा है क्योंकि कोरोना है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन को अगर हमने एक बड़े पैमाने पे देखा तो इससे वर्ल्ड हमारा पास आ रहा है, मूवमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, साथ ही साथ पीपल्स का भी मूवमेंट हो रहा है। मतलब ठीक है, कितनी बड़ी बात है ये। तो ये था आपका ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक। ठीक है, मैं समझता हूँ ये पूरा हो गया टॉपिक, इसमें और ज़्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो देखो अगला टॉपिक है आपका फैक्टर्स डेट एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, के कौन से फैक्टर्स हैं जिनका इफेक्ट करता है ग्लोबलाइजेशन पर, अगर उन पर कुछ भी दिक्कत आई तो ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगा घटेगा या हो सकता है। तो देखो पहला तो है टेक्नोलॉजी। सर ये तो हमें पता ही था, टेक्नोलॉजी तो होना ही है, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी से सारे काम जल्दी देर में होते हैं ना। तो देखो इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, अब इसने क्या करा ना, ट्रांसपोर्टेशन में जब इंप्रूवमेंट हुआ, अच्छा ये सब चीज़ें आई, ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, तो उसने हमारा लंबे डिस्टेंसेस पर भी गुड्स को अपना सेंड करना एक लोअर कॉस्ट पर पॉसिबल बना दिया। अब आप सोचिए हम शिप्स के थ्रू कितनी आसानी से ठीक है गुड्स सेंड कर सकते हैं, या तो एयरवेज है, रेलवेज है, मतलब इतनी सारी नहीं चीज़ें आ गई, अब तो मैं क्या ही बताऊँ। तो ये सब चीज़ों की वजह से हम कितनी जल्दी हम काम कर सकते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें हमारी प्यारी सी इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये तो आईटी सेक्टर, मतलब इसने भी बहुत काम करा। अब देखो आईटी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ, बेसिकली हम देखें टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में या मोबाइल फ़ोन्स की मदद से आज हम एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी हम कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, या रिमोट एरियाज़ में, जो इन एरियाज़ पर टावर संभव नहीं है या नहीं पहुंच सकते हम आसानी से, तो वहाँ पर भी हम मोबाइल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको भी हमारा जो मदद कर रहा है वो उसमें कर रहा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी हमारी यहाँ मदद कर देते हैं थोड़ी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो अब कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी की हर एक फील्ड में आ चुका है, और शायद अब आप भी कंप्यूटर से शायद क्या पक्का ही कनेक्टेड हो। अब हम और आप आपस में पढ़ पा रहे हैं कैसे, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, अगर कोई दूसरी कंट्री का आपको पढ़ागा तो हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन हो रहा, तो वही चीज़ है। तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प करी है ग्लोबलाइजेशन ने, और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी ने भी। ठीक है, अब देखो जो दूसरा फैक्टर है वो है ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर क्या होता है, जब भी हम किसी भी गुड्स के इंपोर्ट पर टैक्स लगाते हैं ना, उसे हम कहते हैं ट्रेड बैरियर। मान के चलो मैंने चाइना से यहाँ पर कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, खिलौने आ रहे हैं, अगर मैंने चाइना के खिलौनों पर टैक्स लगा दिया कि मैं तो भाई 5% टैक्स लेगी गवर्नमेंट अगर उन्हें यहाँ बेचने अपने खिलौने, तो देखो अब उनकी रेट अपने आप ही बढ़ जाएगी। अगर वो 100 रुपये कहते हैं, 100 रुपये 5% लगा, यानी 105 रुपये अब उनकी टोटल वैल्यू उन्हें पड़ रही है, तो यानी अब वो हमें कितने बेचेंगे, 105 रुपये का, तो उनका प्रॉफिट लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम देखें तो उनकी कॉस्ट जो है ना, इससे वो धीरे धीरे हमारे गुड्स के इक्वल ही हो जाएगी, अगर हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स उन पर लगा देती है तो अब देखो क्या है, ट्रेड बैरियर को क्यों कंसीडर करा जाता है नेसेसरी, वो इसलिए करा जाता है जिससे कि हम अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर सकें बाहर के कंपटीशन से। ठीक है, अब देखो सरकार ट्रेड बैरियर्स का यूज़ क्यों करती है, सरकार ट्रेड बैरियर का यूज़ इसलिए करती है मेनली जिससे वो फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज़ कर सके या डिक्रीज़ कर सके। अब मान लो सरकार को कोई चीज़ जल्दी इंपोर्ट करानी है, ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करानी है, तो सरकार उस पर कम टैक्स कराएगी, और जिसको कम करानी है तो उस पर ज़्यादा लगाएगी। ठीक है, अब देखो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है जैसे हम अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। अब आप ही सोचो ना, जब देश आज़ाद हुआ था तो हम तो अपने पैरों पर संभल भी नहीं पाए थे। अब उस समय जो इंडस्ट्रीज़ आ रही थी, अगर हम उनको डेवलप्ड कंट्रीज अमेरिका, रशिया, चाइना जो बहुत ही पहले से इंडिपेंडेंट थी, अगर हम उनसे अगर दे देते, उनके कॉम्पिटिशन इनको करा देते, तो भाई ये तो बिल्कुल ही फेल हो जाती ना। अब वो तुम ही सोचो, फर्स्ट क्लास के बच्चे का 10th क्लास से कॉम्पिटिशन करा दो यार, वो तो ABCD पे ही है, वो पूरा देखो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ रहा है, तो कहाँ से बात बनेगी ना। इसलिए उस समय हमने ट्रेड बैरियर्स लगाए। ठीक है,
अब देखो कुछ ही चीज़ों का इंपोर्ट उस समय बस आने दिया जा रहा था, बाकी सब चीज़ें बंद थी। अब जब तुमने देखा हो, अगर आज तुम 1991 से पहले की बात करें तो सड़कों पर सिर्फ फिएट, अम्बेसडर ये गाड़ियाँ दिखाई देती थी, या एसी की बात करें तो ओनेडा हुआ करता था, ठीक है, सिम्फनी जो कि आज भी है पर वो पहले हुआ करते थे और कोई ब्रांड नहीं था, बजाज, ठीक है, खूब चलता था, या और भी कई सारे ऐसे ब्रांड्स थे जो उस समय जैसे, ठीक है, खूब चलते थे पर अब कम हो गए। सर ये कम क्यों हो गए? देखो ये सारे जो ब्रांड्स हैं ना, ये इंडियन ब्रांड्स थे, इंडियन ब्रांड्स थे, और उस समय कोई भी बाहर का ब्रांड हमारे देश में आ नहीं सकता था। आ नहीं सकता था से क्यों मतलब है, क्योंकि जब टैक्स बढ़ गया है तो उसे खुद पता है मैं आऊँगा तो मुझे फ़ायदा ही नहीं मिलने वाला है ना यहाँ, तो इसलिए वो आता ही नहीं था। तो फिर ना सिर्फ हमारे गुड्स इस कंट्री में बिक रहे थे, तो हमारे प्रोड्यूसर्स को खूब फ़ायदा हो रहा था, खूब लालच सेठ बन गए ये लोग, ठीक है। तो उस समय तो हमने इन लोगों को प्रोटेक्ट कर दिया, पर 1991 में आया लिबरलाइजेशन। सर लिबरलाइजेशन क्या होता है? हमने इस वर्ड को बहुत बार सुना है। देखो जब हम सब चीज़ों पर से ट्रेड बैरियर को काफ़ी ज़्यादा मात्रा तक हटा देते हैं ना, उसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। यानी अब हमने टैक्स कर दिया बहुत कम 1991 में। तो अब देखो सोई बाहर की सारी ब्रांड्स आना हमारे देश में चालू हो जाती हैं, ठीक है। एक नंबर ऑफ, चाहे हम कार्स में देखें, मोबाइल्स में देखें, टेलीफोन्स, टेलीविज़न, मतलब किसी में भी अब तो देखो इतनी सारी ब्रांड्स हैं कि हो लिमिट ही नहीं है। तो वो सब आना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि अब क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है। अब देखो ये सरकार ने क्यों किया था? सरकार ने सोचा अब हमने इन लोगों को 40 साल प्रोटेक्ट कर लिया, अब इनका टाइम आ गया कि ये लोग कंपटीशन कर सकें, ठीक है। और अब उनके लिए कंपटीशन ज़रूरी भी हो गया था, क्योंकि देखो जब क्या, अगर कोई आदमी समझता है ना कि मैं ये एक अकेला हूँ इनका पूरा काम करने के लिए, तो वो उसमें एक घमंड सा आ जाता है, फिर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाने लगता है। तो वो ज़्यादा सरकार को बढ़िया नहीं लगा, सरकार ने कहा दूसरों को बुलाओ, फिर देखते हैं इनका क्या हाल होता है। तो ये लोग भी अपनी क्वालिटी इधर से गिरा रहे थे इंडिया वाले, तो फिर अब इन्हें भी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ी, ठीक है, और उन्हें करनी भी चाहिए थी भाई। तो अब देखो ऐसे में क्या हुआ, जो ज़्यादा अच्छा इंप्रूव कर गए या काम कर गए तो भाई उनको टिक गए मार्केट में, और अदरवाइज कुछ कंपनी बिल्कुल फेल हो गई, फॉल हो गई, ठीक है, उनका एकदम फाइनेंशियल लॉस हो गया, सब कुछ नहीं बचा। तो देखो इस डिसीजन को हमारा सपोर्ट किया गया था काफ़ी इंटरनेशनल पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करा कि हाँ इंडिया ने लिबरलाइजेशन कर दिया। तो बेसिकली व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन? रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर, ठीक है, from trade is known as, from import of goods is known as liberalization. What is liberalization? Removing of trade barrier from an import of goods is called liberalization, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। अब देखो अगला टॉपिक है आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कहना ये है कि भाई फॉरेन ट्रेड पर ट्रेड बैरियर्स होना या इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड बैरियर्स होना तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। ट्रेड तो भाई दोनों कंट्रीज़ के या सभी कंट्रीज़ के बीच में फ्री होना चाहिए, बिल्कुल भी कोई टैक्स नहीं, सब कुछ फ्री। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज दियर पॉलिसीज़। सभी कंट्रियों को देश में अपनी पॉलिसीज़ लिबरलाइज करनी चाहिए, सारे टैक्स हटाओ, सारे भाई ट्रेड बैरियर हटाओ, एकदम बिल्कुल साफ, एकदम रोड खोलो पूरी। तो देखो भाई अब इसकी असलियत को जाने जरा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है लिबरलाइज करना इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को या इंटरनेशनल ट्रेड को। देखो ये शुरू किसने की है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, यानी लाला सेठ जो कंट्रीज़ बन चुकी हैं उन्होंने इसे शुरू करा है। तो ये क्या करती है, रूल बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग, और फिर देखती है कि कंट्रीज़ इन रूल्स को फॉलो कर रही हैं या नहीं। अब प्रेजेंट में 164 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। पर अब देखो जरा इसका लाला सेठ बना देखें क्या है, जो लाला सेठ लोगों ने इसे शुरू करा है ना, उनके पीछे एक गंदा मोटिव है उनका। क्या है मोटिव, समझो। ये जो WTO है ना, इसको हमने सोचा था कि सब पर से ट्रेड बैरियर हटवाएगी सारी कंट्री से, चाहे वो डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो। पर जब प्रैक्टिस में आए तो हमने देखा कि जब ये काम कर रही तो हमने देखा भाई इसने तो डेवलप्ड कंट्रीज से तो मतलब उन्होंने तो अनफेयरली रिटेन कर लिए ट्रेड बैरियर्स, मतलब डायरेक्टली नहीं ट्रेड बैरियर्स, डायरेक्टली तो उन्होंने ट्रेड बैरियर हटा दिए, पर उन्होंने एक मतलब कहते नहीं इनडायरेक्टली ट्रेड बैरियर लगा दिए, वो भी हम समझेंगे कैसे लगाए। तो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ट्रेड बैरियर लगा दिए, उससे वो पैसा कमा रही हैं। और बल्कि उस, ठीक है, उसी जगह हम देखें तो WTO ने उन्हें तो कुछ नहीं कहा, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ट्रेड बैरियर लगाए, बेचारी जिनको ज़रूरत है अभी पैसा की, ठीक है, उन पर अगर टैक्स ले लेंगे थोड़ा तो क्या चला जाएगा, उन पर इन्होंने भाई पूरा हाइतौबा मचा दी कि तुम हटाओ हटाओ हटाओ। तो देखो अब हम इसे डिटेल में समझ। देखो भाई सबसे बड़ी डिबेट है WTO की ऑन ट्रेड बैरियर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में। US में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, वो क्या है भाई, बहुत ही छोटा सा है, GDP में सिर्फ उसका 1% का है पूरा इकोनॉमी में, सोचिए आप। तो यानी सरकार को पता है कि ज़्यादा ना लोग इसमें हैं, ठीक है ना, ज़्यादा इसमें पैसा खर्चा हो रहा है। उसी जगह अगर हम इंडिया में देखें या डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखें तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज़्यादा टिकी हैं, बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर, सिग्निफिकेंट पोर्शन है GDP में, जैसे इंडिया में भी है।
अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की सरकार है ना, उसने चाल चलना शुरू करी कि कम ही तो लोग हैं, अगर हम उनको थोड़ा सब्सिडी देंगे, यानी फ्री में थोड़ा उनको माल पानी बांटेंगे अब एग्रीकल्चर करने के लिए, तो इससे वो लोग कम रेट में गुड़ प्रोड्यूस करेंगे। कम रेट में करेंगे तो हमारी कंट्री का सामान पूरी दुनिया में बिकेगा कम रेट में, यानी हम होंगे और कोई होगा ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली पीपल हु आर एंगेज इन एग्रीकल्चर कंट्री इन डेवलप्ड कंट्रीज रिसीव मैसिव सपोर्ट एंड सब्सिडी फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। दिस इज़ नॉट इन केस ऑफ इंडिया। तो बेसिकली पीपल जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में होते हैं एग्रीकल्चर वाले, उन लोगों को सरकार बहुत ज़्यादा छूट देती है, मुफ्त राशन, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली। और मतलब ये तो साइड की बात हो गई, बाकी कहते नहीं सब्सिडी कि हाँ, जैसे आपने पढ़ा हो न्यूज़ पे यार आता है कि हाँ तुमको इतनी % सब्सिडी मिलेगी आलू की खेती पर, इतना वो उतना सब कुछ फ्री फ्री फ्री। जिससे क्या होता है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट लो होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट लो है तो वो बेच भी तो सस्ते दामों देंगे। इससे कारण केवल यूएस वालों का ही माल बिकता है ऑल ओवर वर्ल्ड। हमारे वाले तो बस भाई पैसा कहते हैं, भाई हमारा तो इतने में ही बन पा रहा है, इतने में ही बेच पाएंगे। इज़ दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड? क्या ये फ्री और फेयर ट्रेड है अच्छा जो होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी चप्पल भी नहीं है। चप्पल कुछ ज़्यादा हो गया यार, चलो छोड़ो। अब देखो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ने से पहले आपको बताएं, कंज्यूमर्स पर तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा, प्राइसेस घटी, या जो अमीर लोग थे उनके लिए और सारी रईस बने की चीज़ें आई, जिससे लग्जरियस थिंग्स हैं, तो उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। उसी जगह हम पर अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें ना, तो बेचारे उन पर, ठीक है, उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव देखो दोनों हैं, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है। कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच जो इम्पैक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, प्रोड्यूसर्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव दोनों है। कंज्यूमर्स की बात करें तो देखो वेल ऑफ सेक्शन इन सोसाइटी की बात करें, मेनली जो कि रईस ज़्यादा होते हैं जिन्हें कहा जाता है, उनको ना ग्रेटर चॉइस मिल गई। तो मोबाइल लेने का ही पहले सिर्फ नोकिया सैमसंग था, अब एप्पल, रियलमी, शाओमी, आय हाय हाय मज़ा आ गया। अब देखो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लोअर प्राइसेस। अब देखो उन्हें वही, जब कंपटीशन बढ़ा तो लोअर प्राइसेस पर सामान मिल गया अच्छा। अब उन्होंने क्या करा, और लग्जरियस चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करा, जिससे उनका लाइफ स्टैंडर्ड कहीं तो हायर हो गया एज़ कम्पेयर टू बिफोर। तो इन्हों को तो मज़ा आया भाई, इन पे पैसा दो तो उन्होंने खर्च करा, पैसे फेंको मज़े लो, ये तो भाई देखो शुरू से ही चल रहा है दुनिया में, तो वो इन्हें फ़ायदा हुआ। अब अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स की और उनमें भी पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो क्या हुआ, जब एमएनसी ने ना इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा, तो बेसिकली उन्होंने इंडस्ट्री जैसे कि सेलफोन्स है, ऑटोमोबाइल्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की सर्विस, ठीक है, इंडस्ट्री है, या बैंकिंग सर्विसेज है अर्बन एरियाज में, उनमें इन्वेस्ट करा। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इन एरियाज़ में जॉब्स क्रिएट हुई, ठीक है, तो जॉब्स क्रिएट हुई, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ा हमारी कंट्री में। और फिर दूसरा, जो लोकल कंपनीज इन सब चीज़ों के लिए इन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी ना, तो वो सब अब प्रॉस्परस हुई, उन्हें एक सोर्स मिला कि जो उनसे ज़्यादा मात्रा में माल ले सकता है, उन्हें पैसे देकर मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये तो एक पहला प्रॉफिट था। दूसरा बात करें तो सेवरल टॉप इंडियन कंपनीज एबल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज कॉम्पिटिशन। कुछ बड़ी कंपनीज को इंक्रीज कॉम्पिटिशन से बेनिफिट मिला है। देखो बेनिफिट किन्हें मिला है, जो बड़ी कंपनी पहले से ही थी, उन्हें कैसे मिला, जब एमएनसी आई वो अपने संग में नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन मेथड्स लेकर आई। इससे क्या हुआ, जो हमारे यहाँ की कंपनीज थी टॉप वाली, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करा, अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बढ़ाए और उन्होंने खूब पैसा कमाया। कुछ कंपनीज ने सक्सेसफुल कोलैबोरेशन से पैसा कमाया, मतलब पार्टनरशिप में एमएनसीज के साथ, जैसे कि हमने देखा था अपना पहले स्टेप ऑफ इंटरलिंकिंग वाला, वैसा ही। ठीक है, तीसरा क्या है, ग्लोबलाइजेशन हैज एनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज एमएनसी। तो ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया की कुछ लार्ज कंपनीज को तो एमएनसी ही बना दिया। ठीक है, और ये भी तो अपने सामान बजा के बेच सकती हैं भाई, जैसे टाटा है, इन्फोसिस है, एशियन पेंट्स है, ऐसी कंपनीज को बहुत फ़ायदा हुआ। चौथा और आखिरी है पॉजिटिव इम्पैक्ट कि ग्लोबलाइजेशन ने ना न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बनाई फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज। देखो जिन कंपनीज को पहले कभी कोई घास भी नहीं डालता था, जैसे कॉल सेंटर वाली है, या मतलब सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रही है कंपनीज, अब उनकी ना भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेशली आईटी सेक्टर में। तो देखो देखते हैं, देखो भाई आईटी सर्विस की बात करें, भाई हैज होस्ट ऑफ सर्विसेज सच एज डेटा हैंडलिंग, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आर नाउ बीइंग डन चीपली इन इंडिया एंड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलप कंट्री। तो बेसिकली अब हमारी कंट्रीज में लोग मैंने एमएनसी आती हैं सस्ते में सारे काम कराने, ठीक है, और मतलब इनसे उन्हें बहुत फ़ायदा होता है, और इनको भी फ़ायदा हो रहा है भाई, इन्हें भी पैसे मिल जाते हैं। हमारे इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है, इतना अनएम्प्लॉयड आदमी जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है, और पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयड है यार, तो फिर क्या ही बात करें। तो देखो भाई अब आते हैं ये तो हमने पढ़ लिया पॉजिटिव इम्पैक्ट कि हाँ भाई एमएनसी बन गई, बेनिफिट फ्रॉम कोलैबोरेशन हुआ, लोकल सप्लायर्स ने रॉ मटेरियल जब सप्लाई करा उन्हें फ़ायदा मिला, सर्विस सेक्टर को फ़ायदा मिला। पर अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, नेगेटिव भाई देखो कहते नहीं है कि बड़ा बड़ा बनता जा रहा है, छोटा छोटा होता जा रहा है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स पे पहली मार पड़ी। देखो या तो ये कम्पीट कर पाए और या ये बिल्कुल पेरिश यानी कि फिनिश कम्प्लीटली क्लियर हो पाए। देखो ग्लोबलाइजेशन ने ना इनके सामने चैलेंज करा फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर।
बेसिकली ग्लोबलाइजेशन ने चैलेंज फेस करा ना, तो वो था स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए। देखो, जो पहले से पैर जमा के अच्छे से टिकाए ज़मीन में, वो तो नहीं गिरेगा, लेकिन जिसके पैर अभी जमे ही नहीं है तो वो आराम से धड़ाम हो सकता है। अब जैसे कोई छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे जो बैटरी, कैपेसिटर, टॉयस ये सब बना रहे थे, उनको ना बहुत गहरी चोट पहुंची है इससे, क्योंकि बाहर की चीज़ें हैं, उन्होंने सस्ते में बनाया, सब कुछ बेचा, तो इनकी यूनिट्स तो बिल्कुल बंद ही हो गई। दूसरा क्या था, कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, इसमें थोड़ा हमारी गवर्नमेंट का भी आता है, मैं बात करूँ आपकी, तो कंपटीशन बढ़ा, तो देखो मोस्ट एम्प्लॉयर्स दीज डेज प्रेफर एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली। अब क्या हुआ, देखो आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, आपको यहीं पर समझाऊँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमारी कंट्री के वो एरियाज होते हैं जहाँ पर सब कुछ फर्स्ट क्लास होता है, रोड, ट्रांसपोर्ट, लिंकेज, ये सारी ठीक है फैसिलिटीज़ होती हैं A1 क्वालिटी की। अब देखो, वहाँ पर MNCs आती हैं और अपना धंधा जमाती हैं, ठीक है, वहाँ पर हमारी सरकार उनसे टैक्स भी नहीं लेती कुछ शुरू के सालों के लिए, जिससे वो अट्रैक्ट हो हमारी कंट्रीज में आने के लिए। अब यहाँ पर सरकार और क्या उन्हें छूट देती है कि जो लेबर के जो राइट्स हैं ना, जो रूल्स हैं कि इतने घंटे काम हो, इतना सब होना चाहिए वहाँ पर कंडीशंस, सरकार उन्हें भी इग्नोर कर देती है उस समय के। MNCs को ज़रूरी नहीं है कि वो इन कंडीशंस को बहुत समय देखें ही देखें। अब फिर आ जाती है MNC अपनी असली कहें तो हम औकात पर। वो सभी वर्कर्स को भाई फ्लेक्सिबली अपना अपॉइंट करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबली यानी कि दिन के बेसिस पर। अब देखो, एक महीनेदारी पे काम होता है ना आदमी से कि 10,000 रुपये उसे महीने की तनख्वाह मिल रही है, उसे पता है कि फिर भाई मुझे महीने में 4 छुट्टी भी मिलेंगी, अगर कोई त्यौहार आएगा तो उसकी भी मुझे छुट्टी मिलेगी, और उसके बावजूद मुझे पूरी तनख्वाह भी मिलेगी। देखो कितना फ़ायदा है। लेकिन अब जब कोई रोज़नदारी पे काम करता है ना, तो उसे रोज़ के पैसे मिलते हैं, जैसे हम अपनी साफ भाषा में कहते हैं झाड़ी, बेलदारों को जो मिलती है, मकान बनाने वालों को, कि हाँ भाई तुम काम करोगे रोज़ का तो तुम्हें 500 रुपये रोज़ दिए जाएंगे, जिस दिन नहीं आओगे उस दिन तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो वो वाला हाल अब कॉम्पिटिशन ने कर दिया इन कंपनीज़ का। अब ये तो MNC ने करा, और कुछ बेचारी छोटी कंपनीज़ को भी ये करना पड़ा कि भाई जिनको खुद ही नहीं पता वो कब शुरू हो रही हैं कब बंद हो जाए, तो वो कैसे महीनेदारी पे रखें, ठीक है, 4-4 संडे की हॉलीडे, गर्मी, ठीक है, फेस्टिवल्स की छुट्टी, ठीक है, फुल पेमेंट, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो दोनों ही तरफ लोगों ने अपना काम बढ़िया नहीं किया। इधर छोटे वाले ने अपनी मजबूरी में आके करा, और इन्होंने अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने के चक्कर में करा MNCs ने। तो इसलिए ये थोड़ा हमारा घाटा हुआ, हमारे छोटे छोटे कहें तो वर्कर्स को बहुत बड़ा घाटा हुआ। तो MNC ने ऐसा इसलिए करा जिससे उनकी कट हो जाए उनकी कॉस्ट। अब वर्कर्स को वो बहुत देर तक काम करा नहीं, कम पैसा दे रही, ठीक है, और बस बेसिकली टेम्प्रेरी बेसिस पे रख रही कि तुम आज आओ, और फिर अगर हमने आज मना कर दी कल नहीं आना तो कल ना आता। अब MNC ने इससे बहुत लार्ज बेनिफिट कमाए ग्लोबलाइजेशन से, उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा। देखो MNC को कभी घाटा नहीं। अब हमने देखा ये ग्लोबलाइजेशन, WTO की हरकतें कि क्या उन्होंने गंदा मोटिव लेकर अपना काम करा, MNCs का क्या गंदा मोटिव थोड़ा सा जो था। अब देखो हम देखते हैं स्ट्रगल फॉर अ फ्री एंड फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि फ्री एंड फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे करें जिससे सबको ही यूनिफॉर्म फ़ायदे हो। अभी हमने देखा कि लोगों को फ़ायदे भी हो रहे हैं तो घाटे भी हैं, यूनिफॉर्म नहीं है चीज़ें, तो कुछ ऐसा हो जिससे सभी को फ़ायदे हो। तो देखो, पहला गवर्नमेंट ये इंश्योर कर सकती है कि लेबर लॉज हर जगह इंप्लीमेंट होंगे, वर्कर्स होंगे, पूरे राइट्स मिलेंगे, ठीक है, सारी कंडीशंस होंगी, चाहे फिर वो MNC हो, स्मॉल प्रोड्यूसर हो, कुछ भी हो। और फिर वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट कर सकती हैं, कैसे कि जब तक वो उनका मतलब वो अच्छे से जम नहीं जाते मार्केट में, तब तक वो उन्हें कुछ ऐसा प्रोवाइड करा सकती हैं कि उनके जो भी सेक्टर है उसमें थोड़ा ट्रेड बैरियर लगा दें, जैसे बाहर की कंपनीज ना आए। तीसरा पॉइंट है, गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल कर ही सकती है, ठीक है, वो तो हमने देख ही लिया। चौथा, वो WTO पर जाकर नेगोशिएट कर सकती है अच्छे से कि तुम भाई इंसाफ करो, ये गलत बात है, तुमने उनके संग ऐसे करा, हमारे संग ऐसे, तो इंसाफ के लिए भी गुहार लगा सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज कैन कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन WTO। तो कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो संग मिलकर अलायंस बना सकती हैं, और फिर जा सकती हैं WTO में कि हाँ भाई अब हम तो नहीं तो तुमसे अलग हो जाएंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। या फिर अब तो देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, कैंपेन है, प्रोटेस्ट है, जो तुम्हें करना है करो, ठीक है, आम जनता कर सकती है, तब सब कुछ हो सकता है, करना वाले के ऊपर होता है चाहत क्या है। तो देखो इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है मैंने बहुत ही आसान भाषा में पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको प्लीज़ पसंद आए, उसको बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ एक लाइक यार, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब कर देना। देखो यही मेरी बस तुमसे रिक्वेस्ट रहती है, मैं और कुछ रिक्वेस्ट नहीं है। देखो पहले भी मैं कई सारे चैप्टर के वन शॉट डाल चुका हूँ, वो भी सिर्फ 20-25 मिनट के, ये भी बहुत छोटा बना है। तो प्लीज़ यार इतना तो तुम कर ही सकते हो, और कमेंट में अपने एक दिल की बात ज़रूर लिख के जाना।